देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत ने रचा इतिहास। देश भर में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम प्रतिष्ठित हस्तियों ने दी टीम इंडिया को बधाई। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से 14 संशोधनों के साथ नए सिरे से वक्फ बिल समेत कई अहम विधेयक पेश करेगी सरकार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने दिए कठुआ जिले में 3 लोगों की निर्मम हत्या की जांच के आदेश। कहा, दोषियों को जल्द दी जाएगी कानून के तहत सजा। 5 मार्च को लापता हुए थे तीनों। भारत और यूरोपीय आयोग के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए ब्रुसेल्स में शुरू होगी 10वें दौर की वार्ता। हाल ही में दोनों पक्षों ने समझौता पूरा करने पर जताई है सहमति। और कनाडा में लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी होंगे अगले प्रधानमंत्री। जस्टिन ट्रूडो की लेंगे जगह। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध से निपटना होगी बड़ी चुनौती। और जानते हैं अब सभी समाचारों को विस्तार से। आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग की शुरुआत होगी। संसद के दूसरे सत्र में कई विधेयकों को चर्चा और पास करने के लिए पेश किया जाएगा। साथ ही बजट संबंधी विभिन्न अनुदानों मांगों को चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। वित्त मंत्री आज दोनों सदनों में मणिपुर के लिए बजट भी पेश करेंगी। आज की कार्यसूची की बात की जाए तो राज्यसभा में आज गृह मंत्री संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर में 13 फरवरी से लगे राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधी जानकारी पेश करेंगे। इसके साथ ही उच्च सदन में वित्त मंत्री साल 2024-25 की अनुपूरक अनुदान मांगों के विवरण सदन में पेश करेंगी। साथ ही वित्त मंत्री मणिपुर में बजट के अंतर्गत राज्य के लिए साल 2024-25 की अनुपूरक अनुदान मांगों के विवरण और साल 2025-26 के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय और अनुदान मांगों संबंधी विवरण सदन में पेश करेंगी। साथ ही राज्यसभा में रेल मंत्री रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। ये विधेयक रेल अधिनियम 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। लोकसभा की कार्यवाही की बात की जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों के अनुपूरक मांगे और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों से जुड़े विवरण पेश करेंगी। साथ ही वित्त मंत्री मणिपुर राज्य के बजट के लिए साल 2024-25 की अनुपूरक अनुदान मांगों के विवरण और साल 2025-26 के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय के विवरण सदन में पेश करेंगी। इसके साथ ही लोकसभा में 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 और वाहन पत्र विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से पेश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 के माध्यम से आणंद में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को यूनिवर्सिटी में बदलने का प्रस्ताव है। ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि के विचार को साकार किया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करेगी। इसके साथ ही दूसरे विधेयक बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 यानी कि वहन पत्र विधेयक 2024 के माध्यम से बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 में संशोधन किए जाएंगे। ये विधेयक बिल ऑफ लैंडिंग जारी करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने का काम करेगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों सदनों में विभिन्न प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। साथ ही लोकहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी कार्यसूची में शामिल है। और अब बात करते हैं शानदार भारत को मिली जीत की। भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को 4 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने फाइनल मैच में अर्धशतकीय पारी खेली। दुबई में रोहित तूफान, झूम उठा हिंदुस्तान, उड़ा न्यूजीलैंड के चैंपियन बनने का अरमान। चैंपियंस की चैंपियन बनी टीम इंडिया।
भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर जमाया कब्जा और 7वीं बार टीम इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट के खिताब को अपना बना लिया। न्यूजीलैंड के टॉस जीतकर बल्लेबाजी के फैसले को उनके ओपनर्स ने दिशा देने का काम जरूर किया, लेकिन टीम का स्कोर जब 57 रन पहुंचा तब विल यंग को 15 पर वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर ग्रहण लगाने का काम भारतीय स्पिनर्स ने बखूबी किया। 108 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। कीवी टीम की ओर से डैरिल मिशेल ने 63 और माइकल ब्रिस्वेल ने नाबाद 53 रन की पारी खेली। इन दोनों के बल पर न्यूजीलैंड 50 ओवर में 7 विकेट पर 251 रन का स्कोर खड़ा कर पाने में कामयाब हुआ। न्यूजीलैंड से मिले 252 रन के लक्ष्य को रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने बोनस साबित कर दिया। इन दोनों ने कीवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। रोहित शर्मा पहली बार इस ट्रॉफी में पूरे रंग में दिखे और उन्होंने अर्धशतक लगाया। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी उनका बखूबी साथ दिया। इन दोनों के लिए पहले विकेट के लिए 105 रन की शानदार साझेदारी सामने आई, जो शुभमन के 31 रन पर आउट होने के साथ समाप्त हो गई। विराट कोहली इस बार चूक गए और माइकल ब्रिस्वेल ने उन्हें 1 पर चलता किया। इसके कुछ देर बाद ही रोहित शर्मा का विकेट भी सामने आ गया, जो 76 पर स्टंप आउट हुए। इसके बाद पारी को संभालने का काम किया श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने, जिनके बीच चौथे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई। अय्यर 48 रन पर पवेलियन लौट गए और यहां से जीत को आगे बढ़ाने का काम केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा ने किया, जिन्होंने टीम इंडिया को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारतीय टीम की इस जीत के बाद पूरा देश जश्न के माहौल में डूब गया। आईसीसी टूर्नामेंट में ये भारत की लगातार दूसरी खिताबी जीत है। लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई समेत तमाम शहरों में लोग ढोल नगाड़े के साथ सड़कों पर उतर आए। क्रिकेट फैंस ने आतिशबाजी करके टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। Congratulations to all your audience and congratulations to all Indians watching. We won the Champions Trophy! My belief for middle order batsmen has become extremely increased and we are going to win. We won the match. I'm so happy. Hip hip hooray! India is the best team in the world right now and there is no way that India won't win. Like this is happening. India is going to win. चैंपियनशिप जीते हैं और इसके लिए पूरा श्रेय जाता है रोहित शर्मा को, विराट कोहली को और हम आज कल से कहते हैं कि हमारा भारत महान है। और वहीं मध्य प्रदेश के महू में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर जश्न के दौरान 2 पक्षों में झड़प और पथराव की घटना के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। दरअसल कल भारत की जीत के बाद जश्न मनाने के लिए निकाली गई थी लोगों ने एक समूह पर जामा मस्जिद क्षेत्र के पास कथित तौर पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। इस उपद्रव के दौरान आगजनी की घटनाएं भी हुई, जिससे कुछ वाहनों को नुकसान हुआ है। घटना के बारे में महू के डीएम ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है।
किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे ही और इसके अलावा जो FIRs होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस शानदार जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के लिए टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। भारत 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली एकमात्र टीम बन गई है। क्रिकेट इतिहास रचने के लिए खिलाड़ी, प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ सबसे ज्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। मैं भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, एक असाधारण खेल और एक असाधारण परिणाम। ICC चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी टीम को बधाई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, एक ऐसी जीत जिसने इतिहास रच दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार जीत हासिल करने पर टीम इंडिया को बधाई। मैदान पर देश को गौरवान्वित किया और क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए एक नया मानक स्थापित किया। आप हमेशा शानदार प्रदर्शन करें। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम की यह शानदार जीत और शानदार प्रदर्शन है। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया है। देश इस जीत से बेहद खुश है। शानदार प्रदर्शन के लिए पूरी टीम को बधाई। आज की ये जीत कई युवाओं और महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हरियाणा और पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति आज हिसार में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगी। इसके बाद वो ब्रह्मा कुमारियों के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर राज्य स्तरीय अभियान समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति कल बठिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय और एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। शाम को वो मोहाली में पंजाब सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी। बुधवार को राष्ट्रपति चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर हिसार विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर हमारे सहयोगी राजेश राज ने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति नरसिंहराम बिश्नोई से खास बातचीत की। हरियाणा का गुरु जाम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार दीक्षांत समारोह की तैयारियों में जुटा हुआ है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को इस प्रांगण में पहुंचेंगी। क्या क्या आगमन को लेकर तैयारियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो गुरु जाम्भेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं नरसिंहराम बिश्नोई साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है और इसके साथ ही जो हमारे इस विषय कन्वोकेशन के अंदर जो है 2090 बच्चों को डिग्री मिलेगी, जिसमें 561 बच्चों को PhD और 564 जो है बच्चों को जो है विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिलेंगे। हमारे यूनिवर्सिटी का नाम ही जो है गुरु जम्भेश्वर जी महाराज, जो एक संत और 15वीं सदी के ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट है, उनके ऊपर रखा हुआ है और उनकी शिक्षाएं में जो प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करना मेन शिक्षाएं थी, उसको फॉलोअप करते हुए हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है 1995 के अंदर स्थापना हुई थी और जब से उस टाइम में सिर्फ 18 पेड़ थे, अब हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है 55,000 बड़े पेड़ हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो लागू की है, उसके तहत जो कोई भी बच्चा जो अपनी एक डिग्री के साथ में
दूसरे जो कोर्सेज या डिस्टेंस मोड की डिग्री कर सकता है। तो इसलिए हमने ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं, ताकि बच्चा अपनी डिग्री के साथ में जो है ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है साथ के साथ जब डिग्री करे 4-5 कोर्सेज होंगे जो अपनी चॉइस के हिसाब से, जिसमें उसको किस साइड में जॉब करनी है। तो हमने ये सुविधाएं बच्चों को करी है, और कोई भी बच्चा जो हरियाणा का किसी भी विश्वविद्यालय में है या किसी दूसरी स्टेट का, सभी बच्चे इसका कर सकते हैं। ये कैमरामैन गौरव गिरी के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज़, हरियाणा, हिसार। वहीं केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा से जुड़ी उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार बैठक में जम्मू कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने और आतंकी खतरे को समाप्त करने के लिए गर्मी के महीनों से पहले आतंकवाद रोधी अभियानों को तेज करने पर जोर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि दोनों बैठकों में सेना, सीमा सुरक्षा बल, पुलिस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये बैठकें कठुआ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों से सुरक्षा बलों द्वारा 3 लापता व्यक्तियों के शव बरामद किए जाने के एक दिन बाद हुई। उन्होंने बताया कि बैठकों में कश्मीर रेलवे लाइन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शीघ्र ही किया जा सकता है। इसके अलावा 38 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा पर भी चर्चा की गई, जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ जिले में 3 नागरिकों की हत्या की गहन और पारदर्शी जांच के आदेश दिए हैं। वरुण सिंह, उनके चाचा योगेश सिंह और मामा दर्शन सिंह के शव शनिवार को कठुआ जिले के सुदूर मल्हार इलाके के इशू नाले से बरामद किए गए। तीनों 5 मार्च को लापता हो गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उपराज्यपाल ने कहा कि वो तीनों की नृशंस हत्या से स्तब्ध हैं और दुखी हैं। दुखी की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और मित्रों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसी बीच आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने हत्या की घटना पर कड़ा विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने कठुआ जिले के ऊपरी इलाकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना को सौंपने की मांग की है। इधर मुंबई के नागपाड़ा में एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। यहां रविवार को एक निर्माणाधीन इमारत में पानी की टंकी साफ करते समय 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना नागपाड़ा इलाके में डिमटिमकर रोड पर स्थित बिस्मिल्ला स्पेस बिल्डिंग में हुई। और तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल की आंशिक रूप से ध्वस्त सुरंग में फंसे 8 लोगों को निकालने के लिए 2 सप्ताह से प्रयासरत बचाव दलों ने कल एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। शव टनल बोरिंग मशीन टीबीएम ऑपरेटर गुरप्रीत सिंह का बताया जा रहा है, जो पंजाब का रहने वाला था। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को पंजाब स्थित उनके पैतृक स्थान भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरप्रीत सिंह की मौत पर शोक व्यक्त किया और 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। मलबे में फंसे 7 और लोगों का अभी पता नहीं चल पाया है। पिछले 16 दिनों से घटनास्थल पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है, जिसमें आपदा प्रतिक्रिया बल, भारतीय सेना सहित कई एजेंसियां भाग ले रही हैं। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में संभल शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की अनुमति की मांग वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस संबंध में भारतीय पुरातत्व विभाग से इसकी आवश्यकता पर दाखिल करने के लिए कहा था, जिस पर एएसआई ने रंगाई पुताई की आवश्यकता न होने का तर्क दिया है। दरअसल मस्जिद पक्ष ने रमजान का हवाला देते हुए मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति की मांग की है। ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य के एकाकुलानासी द्वीप पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुए फिर से दिखाई दिए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 33 वर्षों के अंतराल के बाद ये कछुए सामूहिक रूप से अंडे देने और उन्हें सेने के लिए आए हैं। सहायक वन संरक्षक मानस दास ने बताया कि कछुओं की ये समुद्री प्रजाति आखिरी बार 1992 में समुद्र तट पर दिखाई दी थी, जब 3 लाख कछुओं ने अंडे दिए थे। उन्होंने इसे ओडिशा वन विभाग के नेतृत्व में चल रही कछुआ संरक्षण पहल में एक अत्यंत सकारात्मक प्रगति बताया है। इधर असम के बारपेटा के प्रसिद्ध डॉल उत्सव के नजदीक आते ही इसकी तैयारियां जोरों पर है। इस त्योहार से जुड़ी प्रमुख परंपराओं में से एक है प्रतिष्ठित
फानूस या आकाश लालटेन बनाना, जिसे डोल उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फानूस को केवल त्योहार के मौसम में ही रंगीन कागज, बांस की पट्टियों, धागे, गोंद और कपास की बत्ती का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इस पारंपरिक शिल्प में केवल कुछ ही कारीगर कुशल हैं और उन्हें बारपेटा सत्र द्वारा त्योहार के लिए फानूस तैयार करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। यह अनूठी परंपरा बारपेटा के जीवंत डोल उत्सव समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। इधर वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में रविवार को श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा और उनकी पत्नी शशिकला ने पूजन अर्चन किया। न्यायमूर्ति एस थुरैराजा रंगभरी एकादशी उत्सव के सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मंदिर में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि जस्टिस श्री एस थुरैराजा की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। उनके पूर्वज भारत से थे। न्यायमूर्ति ने अपनी पत्नी के साथ रंगभरी एकादशी महोत्सव में शामिल होकर खुशी जाहिर की और मंदिर प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम में रंगभरी एकादशी महोत्सव के दौरान श्रद्धालु और विशिष्ट अतिथि पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हो रहे हैं। श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ महादेव और माता गौरी की चल रजत प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं और उन्हें फूल, हल्दी और अबीर गुलाल चढ़ा रहे हैं। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण खंजर 12 आज किर्गिस्तान में शुरू होगा। 14 दिन का यह संयुक्त अभ्यास 23 मार्च तक चलेगा। इसका उद्देश्य शहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकरोधी और विशेष बल परिचालन में अनुभवों और सर्वोत्तम तरीकों का आदान प्रदान करना है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अभ्यास में स्नाइपिंग, जटिल बिल्डिंग, इंटरवेंशन और माउंटेन क्राफ्ट जैसे उन्नत विशेष बल कौशल विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद की समस्याओं से निपटने में रक्षा संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। यह अभ्यास क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत और किर्गिस्तान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2011 में अपनी शुरुआत से अभ्यास खंजर एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है। पिछला अभ्यास गत वर्ष जनवरी में भारत में आयोजित किया गया था। भारत और 27 देशों का यूरोपीय संघ EU आज ब्रुसेल्स में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए 10वें दौर की वार्ता शुरू करेगा। इस बैठक में बाकी बचे मुद्दों का समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है ताकि साल के अंत तक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। व्यापार और आर्थिक सुरक्षा पर यूरोपीय संघ के आयुक्त मारोस सेफकोविक की हाल की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के प्रयासों में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पिछले महीने ट्रंप प्रशासन की उच्च टैरिफ की चेतावनी की आशंकाओं के बीच इस साल तक महत्वाकांक्षी भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। भारत और EU के बीच FTA वार्ता 2013 में रुक गई थी क्योंकि दोनों पक्षों के बीच बाजार खोलने के स्तर को लेकर मतभेद थे। हालांकि जून 2022 में वार्ता फिर से शुरू हुई। इसके अलावा निवेश सुरक्षा समझौते और भौगोलिक संकेत समझौते पर भी चर्चा हो रही है। वित्त वर्ष 2024 में भारत EU का कुल व्यापार 190 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। इधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने सीरिया में नागरिकों की हत्याओं की कड़ी निंदा की है और इसकी पूरी जांच करने और जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने का आह्वान किया है। वोल्कर तुर्क ने राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक और विश्वसनीय न्याय प्रक्रिया की स्थापना का भी आग्रह किया जिससे निष्पक्षता, समावेशिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। सीरिया के लताकिया और टार्टस प्रांतों में गुरुवार को सीरियाई सुरक्षा बलों और दमिश्क में नई सरकार का विरोध करने वाले सशस्त्र समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुई। शुक्रवार की रात अतिरिक्त सैन्य बल टार्टस और लताकिया भेजा गया था। स्थानीय अधिकारियों ने बढ़ते तनाव के बीच कर्फ्यू लगा दिया। सीरिया के संक्रमणकाली राष्ट्रपति अहमद शरा ने लताकिया और टार्टस में सशस्त्र समूहों से अपने हथियार डालने का आह्वान किया है। देश के रक्षा मंत्रालय ने क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कों को बंद करने की घोषणा की है।
और अब खबर कनाडा से, जहां पूर्व सेंट्रल बैंकर मार्क कार्नी अगले प्रधानमंत्री होंगे। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुना है। 59 साल के कार्नी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, जिन्होंने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। कार्नी ने पहले बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के रूप में कार्य किया और बाद में 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाले पहले गैर नागरिक बने। वो ऐसे समय में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जब कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध और विलय की धमकियों से जूझ रहा है और वहां संघीय चुनाव भी होने वाले हैं। कार्नी ने कहा कि कनाडा को बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें एक ऐसे देश ने थोपा है जिस पर वे अब भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने अमेरिकी वस्तुओं पर तब तक प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाए रखने का भी वचन दिया जब तक कि अमेरिकी सम्मान नहीं दिखाते। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचेंगे। वहां वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से वार्ता करेंगे। ये वार्ता यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों के बीच होने वाली अहम बैठक से पहले हो रही है। बैठक में रूस के साथ यूक्रेन के चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूपरेखा स्थापित करने पर चर्चा होगी। अभी अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोक रखी है और ऐसे में ये बैठक अहम साबित हो सकती है। और इसी खबर के साथ समाचारों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।